आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से पहले हम सॉर्दर्न और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कर चुके हैं, जिसमें हमें पता है कि डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को यूज़ किया जाता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। और इसके अंदर जो हम जेल यूज़ करते हैं वो होता है एसडीएस पेज। एसडीएस पेज क्या होता है? सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। सॉर्दर्न और नॉर्दर्न के अंदर हम यूज़ कर रहे थे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है सोडियम डोडोसाइल सल्फेट फेज इलेक्ट्रोफोरेसिस। वेस्टर्न ब्लॉटिंग को सबसे पहले टॉविन ईटल ने 1979 पे इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्होंने इसको क्या करा था? प्रोटीन के एनालिसिस के लिए यूज़ करा था। और इसको हम प्रोटीन की क्वालिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव प्रोटीन्स को भी एनालिसिस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इसके प्रोसीजर की। अब वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें सैंपल प्रिपेयर करना होता है। सैंपल प्रिपरेशन का मतलब है किसी भी सेल लेयर के अंदर या किसी जो सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं हम उसके अंदर से प्रोटीन को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए देखो, सबसे पहले हम एक सेल लेंगे, उस सेल के अंदर हम प्रोटीज़ और फास्फेटेज एंजाइम को ऐड कर देंगे। प्रोटीज़ और फास्फेटेज एंजाइम को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन के डाइजेशन का काम करते हैं, यानी ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बांट देंगे। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज़ करवाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर को सेंट्रीफ्यूज़ करा देते हैं, इसके अंदर क्या लाइसिसिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है और प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेल से सेपरेट हो जाते हैं। फिर हम इनके अंदर क्या होता है, इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर इनमें क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। ये बात तो तुम्हें पता होगा, जब भी हम किसी चीज़ की सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं उसके अंदर हमें लास्ट में क्या मिल जाते हैं? पीपीटी मिल जाते हैं। और इन पीपीटी से ही हम क्या कर लेते हैं? जो प्रोटीन का सैंपल हमें चाहिए उसको हम इसमें से कलेक्ट कर लेते हैं और आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल प्रिपेयर करना। इसमें किस टाइप का जेल यूज़ किया जाता है? इसमें एसडीएस टाइप का जेल यूज़ करा जाता है। अब ये जेल किस टाइप का होगा? ये कुछ इस टाइप का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर है। इस टैंक में क्या होता है? बफर सॉल्यूशन फिल रहता है। बफर सॉल्यूशन ना किससे मिलकर बना होगा? ग्लाइसिन प्लस मेथेनॉल। और इस बफर सॉल्यूशन की पीएच कितनी होगी? 8.3। अब इसके अंदर हम मेथेनॉल को क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके अंदर मेथेनॉल को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रोटीन हमें मिली है वो प्रोटीन किसके साथ बाइंड होती है? एसडीएस के साथ बाउंड रहती है। और एसडीएस से प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम इसमें मेथेनॉल को यूज़ करते हैं। ये मेथेनॉल क्या करता है? इसके OH मॉलिक्यूल एसडीएस के साथ जाकर बाइंड हो जाते हैं और वहाँ से क्या कर देते हैं? प्रोटीन को सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। अब इस बफर टैंक में क्या होता है? एक तरफ कैथोड होते हैं और एक तरफ एनोड प्रेजेंट होता है। हमें ये बात ध्यान देने की होती है कि इस जेल की पोजीशन, जो जेल की पोजीशन है वो हमेशा कहाँ पर होनी चाहिए? कैथोड की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जेल के अंदर क्या होते हैं? एसडीएस बाउंड प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। एसडीएस बाउंड प्रोटीन प्रेजेंट है तो एसडीएस हमेशा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तथा एसडीएस नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज होगी। और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती हैं। और फिर इसके दूसरी तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, जहाँ पर कि क्या हमारी क्या रखा हुआ है? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब क्या हो गए, जो नेगेटिव चार्ज के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल या एसडीएस, उसका फ्लो किस तरफ होने लग जाएगा? एनोड की तरफ उनकी मूवमेंट होने लग जाती हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज पर क्या है? एनोड पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसलिए जब इस टैंक को जब हम बंद कर देते हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या होगा? इसके मॉलिक्यूल कैथोड से एनोड की तरफ जाना ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं वो किस बेस पर होते हैं? उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो क्या होंगे? पहले सेपरेट हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट जिनका कम होगा वो बाद में सेपरेट होंगे। इसी तरह से जितने भी सैंपल्स हमने डाले हैं उनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे? जेल प्रिपरेशन के बाद हम इस
प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने के टेक्निक को ब्लॉटिंग भी कहते हैं, कि हम उसको प्रोटीन को किसके ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पर जो ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन यूज़ करी जाती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नाइट्रोसेलुलोज और PVDF मेम्ब्रेन को हम यूज़ करते हैं। सिर्फ हम नाइट्रोसेलुलोज या PVDF मेम्ब्रेन को ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को बाउंड करने की कैपेसिटी होती है। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी। एक स्पॉन्ज ऊपर की तरफ और एक स्पॉन्ज नीचे की तरफ, उनके अंदर की तरफ फिल्टर पेपर्स लगे होंगे। इनके बीच में ब्लॉटिंग मेम्ब्रेन होगी जो कि नाइट्रोसेलुलोज या फिर PVDF मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होगी। और उनके बीच में हम क्या कर देते हैं, जेल रख देते हैं। जब इनको प्रेशराइज़ करा जाता है तो जो भी जेल के अंदर हमारा SDS बाउंड प्रोटीन है वो कहाँ पर जाकर जाना शुरू हो जाता है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये SDS पेज सेपरेशन ऑफ प्रोटीन सैंपल हमारा जेल था। इस जेल के अंदर ये प्रोटीन सेपरेट होना शुरू हो गई। अब ये जो प्रोटीन सेपरेट हुई है इसके लिए हम क्या करेंगे, सैंडविच प्रिपेयर करेंगे। सैंडविच प्रिपेयर यानी ब्लॉटिंग टेक्निक करेंगे। ब्लॉटिंग के अंदर क्या हो गया, ये देखो ऊपर स्पॉन्ज, इधर स्पॉन्ज, इनके इधर की तरफ क्या हो गए, फिल्टर पेपर, और बीच में क्या हो गई, मेम्ब्रेन और जेल। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस जेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। इलेक्ट्रोफोनिकली ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन सैंपल ऑन PVDF मेम्ब्रेन के ऊपर इसको क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जैसे ही हम इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बाद हम इसके अंदर ब्लॉकिंग की प्रोसेस करते हैं। अब ये ब्लॉकिंग की प्रोसेस क्या होती है इसको समझते हैं कि ये देखो, blocking is an important step in the western blotting to prevent antibodies from binding to the membrane. Non-specifically, the most commonly used typically blockers are BSA and non-fat dry milk. इसमें क्या होता है कि नॉन फैट ड्राई मिल्क या BSA को हम ब्लॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो हमने जेल या मेम्ब्रेन तैयार करी है उसे हम BSA और नॉन फैट ड्राई मिल्क के सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए डिप करके छोड़ देते हैं। इसको डिप करने से क्या होगा, ये और तो पूरे एरिया को कवर कर लेगी, बस उस एरिया को कवर नहीं कर पाएगी जहाँ पर भी कि मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यानी सिर्फ और सिर्फ वो एरिया रह जाएगा जहाँ पर कि प्रोटीन प्रेजेंट है, अदरवाइज़ पूरा एरिया ब्लॉक हो जाएगा। वो आगे फर्दर उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो इस स्टेप के अंदर हमने क्या करा, इस मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को छोड़ दिया जहाँ पर कि प्रोटीन आकर अटैच हो सकते हैं। अब इस पर क्या कर सकते, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ का अटैक करवाएंगे। अब ये प्राइमरी एंटीबॉडीज़ क्या हो सकते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को हम या तो मार्केट से परचेज़ भी कर सकते हैं या फिर हम इनको का डिज़ाइन भी मार्केट में तैयार करवा सकते हैं। अब मार्केट से परचेज़ करने का मतलब या इनका डिज़ाइन करने से क्या मतलब है कि जैसे हम क्या करते हैं, किसी माउस के अंदर कुछ एंटीविजन्स को इंजेक्ट करवाते हैं और फिर उनके इम्यूनो सेल्स को आइसोलेट करने के बाद जो मटेरियल या सेल्स हमें मिलती हैं वो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स होती हैं। इन एंटीबॉडी फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन के ऊपर इंजेक्ट करवाते हैं। क्योंकि हम इस मेम्ब्रेन को ऑलरेडी बाउंड कर चुके हैं तो ये प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्या करती हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं हो पाएंगी, सिर्फ और सिर्फ उस एरिया पर बाउंड होंगी जहाँ पर कि प्रोटीन अटैच थे। तो ये प्रोटीन के साथ प्राइमरी एंटीबॉडीज़ अटैच्ड हो गई। जैसे ही प्राइमरी एंटीबॉडीज़ अटैच्ड हो जाती हैं उसके अंदर हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ कैसे बनेंगी, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अगर हम प्राइमरी एंटीबॉडी माउस से बना रहे हैं तो माउस के अंदर बनेगी, और अगर हम रैबिट से प्राइमरी एंटीबॉडी ले रहे हैं तो वो रैबिट के अंदर ही सेकेंडरी एंटीबॉडी बनेगी। यानी एंटी माउस एंटीबॉडी या एंटी रैबिट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन इसके अंदर हम करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हम
इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज़ होती है कि उनके जो टॉप पर होते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम्स यहाँ पर डिटेक्टर का काम करती हैं। और ये डिटेक्टर क्या हो सकते हैं, रेडियो लेबल्ड भी हो सकते हैं या फ्लोरोसेंट भी हो सकते हैं। अब जैसे ही सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, फिर हम इनको क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को इंक्यूबेट करते हैं। और इंक्यूबेट करने के कारण क्या होता है, फिर इनको बहुत अच्छे से बफर सॉल्यूशन के अंदर वॉश किया जाता है। वॉश करने के कारण क्या हो जाते हैं, ये एंटीबॉडीज़ तो सेपरेट हो जाते हैं और प्रोटीन इनसे जाकर सेपरेट हो जाती है। लेकिन ये जो सेपरेशन होती है वो हमें दिखाई नहीं देती। उसको देखने के लिए हम या तो फ्लोरोसेंट मेथड को यूज़ कर सकते हैं या फिर इनकी एक्सरे फिल्म निकाल सकते हैं, जिसको कि ऑटो रेडियोबायोग्राफी कहते हैं। इस ऑटो रेडियोग्राफी के अंदर क्या होते हैं, हमें इजीली डिटेक्ट हो जाता है कि कितने मॉलिक्यूलर वेट का प्रोटीन मॉलिक्यूल इससे सेपरेट हुआ है। और इस ब्लॉटिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो प्रोटीन डिटेक्शन या विजुअलाइजेशन हुआ है, इसको मेनली किसके लिए यूज़ करता है, जो HIV का टेस्ट होता है या BSc के जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम इन ब्लॉटिंग टेक्निक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें इसके फ्लो चार्ट की, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इजीली 1 नंबर का कि वेस्टर्न ब्लॉट को फ्लो चार्ट से समझाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट के लिए सैंपल प्रिपेयर करते हैं। सैंपल प्रिपेयर करने के बाद इसके अंदर जेल प्रिपेयर कराएंगे, जिसको कि इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके अंदर हम क्या SDS पेज को यूज़ कर रहे हैं। फिर इलेक्ट्रो ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसको ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो उसकी मेम्ब्रेन है उसके साथ एंटीबॉडीज़ जाकर अटैच ना हो, एंटीबॉडीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के साथ बाउंड हों। अब ये जो ब्लॉकिंग भी 1 स्टेप प्रॉबिंग और 2 स्टेप में कंप्लीट हो सकती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होंगे, प्रॉबिंग जो कि हम यूज़ कर रहे हैं उनको डायरेक्ट वॉश कर दिया जाए तो हमें डायरेक्ट प्रोटीन डिटेक्ट हो जाते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करवाएंगे, फिर हम उनको वॉश करेंगे, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हम इंजेक्ट करवाएंगे, फिर उनको वॉश करेंगे, फिर हमें क्या हो जाएंगे, लास्ट में जो हमें डिटेक्शन हो जाएंगे वो क्या मिलेगा, वो हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, स्ट्रिपिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये स्ट्रिपिंग करना, ये वाला पोर्शन हमारे लिए अवॉइड भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर हम क्लियरली चाहते हैं कि प्रोटीन हमें मिले तो ये वाला ऑटो रेडियोग्राफी कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ यहाँ तक इस वॉशिंग एरिया तक हम इसको करके प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके।